हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एक एसे जिसका नाम है ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी को हम देख चुके हैं और इसके अलावा इनका लिखा हुआ एक एसे ऑफ स्टडी ये भी हम देख चुके हैं। तो ये हमारा दूसरा एज है फ्रांसिस बेकन का, जो कि ज्यादातर के टीईटी के एग्जाम जितने भी होते हैं इनमें सब में ये सिलेबस में मिलेगा आपको। फ्रेंड, फ्रांसिस बेकन का ये जो एज है ऑफ फ्रेंडशिप ये 1612 को पहली बार प्रकाशित हुआ था और ये इनका एक कलेक्शन था एजेज ऑफ काउंसिल्स सिविल एंड मोरल। ये इस नाम से ये कलेक्शन आया था और इस 1612 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। इस कलेक्शन की बात करें तो फ्रेंड, इसमें 38 एजेस शामिल थे, जबकि इनका जो पहला एडिशन आया था इसमें केवल जो है 10 एजे ही थे। ये 1597 में 1597 में इनका पहला कलेक्शन प्रकाशित हुआ था। तो एजेज ऑफ काउंसिल्स सिविल एंड मोरल है ना, इसमें सेकंड कलेक्शन जो था, सेकंड एडिशन जो था इसका, इसमें ये पहली बार प्रकाशित हुआ था ऑफ फ्रेंडशिप। इस एजे को फ्रेंड बाद में एक बार और रिवाइज किया गया और इसको द थर्ड एडिशन जो आया था इसका, इस 1625 में, इसमें इसे दोबारा से शामिल किया गया। ये जो थर्ड एडिशन था इसमें टोटल 58 एजेस थे फ्रेंड। फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करें फ्रेंड, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश एजेस कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फ्रेंड अपनी स्क्रीन पर, ये फ्रांसिस बेकन की तस्वीर है। इनके बारे में मेन कुछ चीजें जानते हैं फ्रेंड, तो 22 जनवरी 1561 1561 में इनका लंदन इंग्लैंड में जन्म हुआ था और 9 अप्रैल 1626 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेशनैलिटी की बात करें तो ब्रिटिश नागरिकता रही इनकी हमेशा। 65 इयर्स की एज में फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई थी। एक फिलोसोफर के रूप में ये वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम था एलिस बर्नहम। एलिस बर्नहम ये पत्नी थी इनकी। पिता का नाम फ्रेंड सर निकोलस बेकन और मां का नाम एने कुक बेकन। फ्रेंड, फ्रांसिस बेकन एक लीजेंडरी इंग्लिश फिलोसोफर, साइंटिस्ट, लॉयर, ऑथर, स्टेट्समैन, जूरिस्ट, इतनी सारी चीजों के लिए इनको जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स भी कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन ने फ्रेंड अटॉर्नी जनरल है ना, इस पद पर भी काम करा। इसके बाद फिर लॉर्ड चांसलर भी बने ये इंग्लैंड। आइए फ्रेंड अब इस एजे की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ऑफ फ्रेंडशिप। इसकी शुरुआत होती है, इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम दैट एक्सपेक्टेड टू हैव पुट मोर ट्रुथ एंड अनट्रुथ टुगेदर इन फ्यू वर्ड्स देन इन दैट स्पीच whatsoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। एजे की शुरुआती फ्रेंडशिप का क्या महत्व है, मित्रता का क्या महत्व है, ये इस बारे में प्रकाश डाला है। और वही कहते हैं कि ये एक अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी एक लाइन से इसकी शुरुआत हो रही है कि व्हाटसोएवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। अगर कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रह रहा है, अकेलेपन में जो है खुश है, तो वो या तो जंगली जानवर हो सकता है या भगवान हो सकता है, क्योंकि इंसान इस तरह से कभी नहीं रह सकता। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। इस लाइन में फ्रेंड आप देखेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि ये सच्चाई भी है और झूठ भी है। तो सच्चाई ये है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी, यदि कोई समाज से पूरी तरह से कट कर अकेले रहना पसंद करता है तो ये मानवीय स्वभाव के विपरीत है। तो या तो वो जंगली जानवर है जिसे समाज की समझ ही नहीं है, या वो भगवान है जो स्वयं में पूर्ण है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही है अनट्रुथ यानी झूठ।
तो उसका तर्क ये कि एकांत का मतलब हमेशा समाज का त्याग करना नहीं होता। कभी कभी लोग आत्मचिंतन या मानसिक शांति के लिए भी एकांत चुनते हैं। तो ऐसे में वो ना तो जानवर होते हैं ना देवता होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये आधा सच है और आधा झूठ है। फॉर इट इज मोस्ट ट्रू दैट अ नेचुरल एंड सीक्रेट hatred and aversion towards society in any man hath somewhat of the savage beast। अब इन लाइंस का फ्रेंड आप देखेंगे कि ये जो एज है, इसमें जो लैंग्वेज यूज की है वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मैंने इसका जो अर्थ है उसे हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप हिंदी में उसे पढ़ के ज्यादा अच्छे से फ्रेंड समझ सकते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति के मन में समाज के प्रति स्वाभाविक या गुप्त घृणा या अरुचि होती है, उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं एक जंगली जानवर का अंश होता है। ऐसा व्यक्ति जो समाज से नफरत करता है, एकाकी रहना ज्यादा पसंद करता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा अंश है, जंगली जानवर के जैसा अंश है उसके अंदर। बट इट इज मोस्ट अनट्रू दैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल of the divine nature except it proceed not out of a pleasure and in solitude but out of a love and desire to sequester a man's self। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये बात पूरी तरह से असत्य है कि एकांत में कोई भी देवीय गुण, डिवाइन नेचर होता है, जब तक कि वह एकांत केवल अकेलेपन के आनंद के लिए ना होकर स्वयं को सांसारिक मोह माया से अलग करने के प्रेम और सच्ची इच्छा से उत्पन्न हुआ। फ्रेंड, बेकन यहाँ पे ये समझा रहे हैं केवल अकेले रहने या लोगों से भागने से कोई व्यक्ति महान या ईश्वर के समान नहीं बन जाता। फॉर अ हायर कन्वर्सेशन सच एज इज फाउंड टू हैव बीन फॉल्सली एंड फ्रेनेडली इन सम ऑफ द हीदन एज एपिमेनाइड्स द कैनेडियन, न्यूमा the Roman, Empedocles the Sicilian, and Apollonius of Tyana, and truly and really in divers of the ancient hermits and holy fathers of the church। इस ऐसे की एक और बहुत खास बात है फ्रेंड की जिसकी वजह से ये ऐसे जब भी कोई पढ़ता है तो उसे बहुत कठिन लगता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है इसमें ढेर सारे ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो हम इंडियन लोगों ने खासतौर से सुने नहीं होते, क्योंकि ये ग्रीक लोग हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं, राजा हैं, इनके उदाहरण दिए हैं बहुत सारे। तो इन्हें भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब यहाँ इन पंक्तियों में जो राइटर बोल रहे हैं कि एक उच्च स्तर के आध्यात्मिक जीवन या चिंतन के लिए, जैसा कि कुछ प्राचीन गैर ईसाई लोगों के बारे में झूठ और दिखावे के तौर पर पाया गया, जैसे कि क्रीट के एपिमेनिडिस, रोमन राजा नूमा, सिसिली के एम्पेडोकल्स, टयाना के अपोलोनियस, और इस तरह के कई और उदाहरण आगे आएंगे, जैसा कि चर्च के विभिन्न प्राचीन तपस्वियों और पवित्र संतों में वास्तव में सचमुच पाया गया। यहाँ पे जो फॉर अ हायर कन्वर्सेशन जो बोला है, यहाँ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका या आचरण है। अब बेकन ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उच्च आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए समाज छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो फाल्सली और फ्रेनेडली है ना, ये जो शब्द यूज किया है, इसका मतलब है कि बेकन का यह मानना है कुछ प्राचीन दार्शनिकों ने एकांत का केवल दिखावा किया ताकि वे लोगों को प्रभावित कर सकें या खुद को जादुई या दिव्य दिखा सकें। अब इसका उदाहरण ये है कि एपेमेनाइड्स जो है, इसके बारे में ऐसा धारणा थी कि ये 57 साल तक वो सोता रहा। न्यूमा जो ये दावा करता था कि उसे एक देवी सलाह देती, और एम्पेडोकल्स और अपोलोनियस, इनके बारे में भी इस तरह की धारणा है। ट्रूली एंड रियली, ये जो शब्दों का यूज किया है, तो ईसाई धर्म के प्राचीन संतों और तपस्वियों ने वास्तव में ईश्वर की भक्ति के लिए एकांत को अपनाया था, ना कि दिखावे के लिए।
तो लेखक इसमें ये कहना चाह रहा है फ्रेंड कि समाज से कटना या तो एक पाखंड हो सकता है या फिर एक सच्ची आध्यात्मिक खोज की तरफ एक कदम बढ़ाया जाता है, जो ये भी हो सकता है। आइए फ्रेंड, अब ये जो नाम आए थे इनके बारे में देखते हैं। तो एपिमेनाइड्स ऑफ क्रेट, इन ये जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक ग्रीक दार्शनिक थे, भविष्य वक्ता और कवि भी थे। इन्हें सेमी मिथिकल व्यक्तित्व माना जाता है। अब इनसे इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जो है, एक तो लंबी नींद, ऐसी एक किंवदंती है कि ये एक गुफा में चले गए और वहां पर 57 वर्षों तक सोते रहे। लायर पैराडॉक्स फ्रेंड एक जो है एक रचना थी जो इन्होंने करी थी, और इस रचना में उन्होंने स्वयं कहा कि सभी क्रीट निवासी झूठे होते हैं। अब वो चूंकि खुद ही क्रीट के रहने वाले थे, इससे ये तार्किक उलझन पैदा होती है कि क्या वो स्वयं भी झूठे थे। फ्रेंड्स, एपिमेनाइड्स को एथेंस शहर में एक बार एक महामारी फैली थी, उससे उस शहर को मुक्त कराने और शुद्ध कराने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। फ्रेंड, प्राचीन ग्रीक जो था इसमें 7 वाइज मैन लोगों को जाना जाता है। 7 वाइज मैन यानी 7 बुद्धिजीवी व्यक्ति जो दार्शनिक हुए, उनमें से एक ये जो है एपिमेनाइड्स ऑफ क्रीट है। दूसरा नाम जो इसमें है फ्रेंड, नूमा पॉम्पिलियस। ये एक राजा थे जो 715 से लेकर के 613 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। रोम के पौराणिक दूसरे राजा थे जो रोमुलस के उत्तराधिकारी बने। एक सबाइन मूल के व्यक्ति होने के नाते वे अपनी धार्मिकता, बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। इनके बारे में जो मेन चीजें हैं फ्रेंड, तो इन्हें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसमें वेस्टल वर्जिन्स है ना, पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस और अन्य पुजारी वर्ग शामिल थे। कैलेंडर में सुधार किया इन्होंने, जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ा। पहले महीने जो ईयर था, एक साल 10 महीने का होता था, इन्होंने 2 महीनों को और जोड़ा, जनवरी और फरवरी को। 43 साल का इनका शासन काल रहा जो अत्यंत शांतिपूर्ण और समृद्ध था। फ्रेंड, टेम्पल ऑफ जेनस के दरवाजे जो है इनके शासन काल में बंद रहे, जो ऐसा माना जाता था कि जब पूर्ण शांति का समय होता है तभी इसके दरवाजों को बंद किया जाता था। तो ये नूमा पॉम्पिलियस के बारे में जिनका नाम आया, ये थोड़ी जानकारी हमको होना जरूरी कि ये कौन थे। तीसरा नाम जो आया फ्रेंड, एम्पेडोकल्स। ये 494 से लेकर के 434 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। एक प्रमुख यूनानी सुकरात, पूर्व सोक्रेटिक दार्शनिक, कवि, राजनीतिक थे। जन्म सिसिली के अक्रागास में हुआ था। इनके बारे में मुख्य बातें करें तो 4 शास्त्रीय तत्वों अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए सबसे अधिक जाने जाता है इनको। ये एक धनी कुलीन व्यक्ति थे और एक प्रतिष्ठित चिकित्सक भी थे। फ्रेंड्स, एम्पेडोकल्स ने पुनर्जन्म और शाकाहार का समर्थन किया था। एक और किंवदंती इनके बारे में है कि ये अपनी दिव्यता होने को साबित करने के लिए ये माउंट एटना ज्वालामुखी में कूद गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और नाम जो इसमें आया फ्रेंड वो है अपोलोनियस ऑफ टायना। ये 15 से लेकर के 100 ईस्वी तक का काल है इनका। ये ग्रीक नियो पाइथागोरियन दार्शनिक थे, घुमंतु शिक्षक थे और कप्पाडोसिया के टायना से एक प्रसिद्ध चमत्कार करने वाले व्यक्ति थे। ईसा मसीह से उनकी तुलना अक्सर नाजरेत के ईसा मसीह से की जाती है, क्योंकि उन्हें भी एक दिव्य पुरुष के रूप में माना जाता था। फ्रेंड्स, अपोलोनियस ने भी पाइथागोरस की जो तपस्वी जीवन शैली थी उसका कड़ाई से पालन किया और इन्होंने भी मांस खाने से हमेशा परहेज किया, शाकाहारी रहे पूरे जीवन। अपोलोनियस के बारे में एक और खास बात है कि इन्होंने भारत की यात्रा की, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भारत, ये सभी जगहों की यात्रा की। यहाँ उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों, जादूगरों के रीति रिवाजों का अध्ययन किया। ऐसा ही माना जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 5 वर्षों तक मौन व्रत रखा था। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। बट लिटिल डू मैन परसीव व्हाट सॉलिट्यूड इज एंड हाउ फार it extendeth. For a crowd is not company, and faces are
but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal where there is no love. अब इन लाइनों में जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत कम ही लोग ये समझ पाते हैं कि वास्तव में एकांत क्या है और कहां तक फैला हुआ है। क्योंकि भीड़ जो है ये कंपनी नहीं होती फ्रेंड। चेहरे तो जो है ये चित्रों की गैलरी की तरह होते हैं, जहां प्रेम नहीं होता, वहां बात केवल एक झंझनाती हुई झांझ, टिंकलिंग सिंबल के समान होती। तो यहाँ फ्रेंड बेकन ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, तो ये कोई कंपनी नहीं है। एकांत का अर्थ जो है वो ये है कि आपके पास मित्रों का अभाव है, सच्चे मित्र नहीं है आपके, और सच्चे मित्र नहीं है तो ये दुनिया जो है आपके लिए एक वीराने की तरह है। The Latin adage meeteth with it a little, magna civitas, magna solitudo. Because in a great town, friends are scattered, so that there is not that fellowship, for the most part, which is in less neighborhoods. अब एक लैटिन कहावत यहाँ पर बोली है उन्होंने, मैग्ना सिविटास मैग्ना सोलिटूडो। इसका मतलब है कि जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा एकाकीपन होगा। और ये बात आज के संदर्भ में भी सिद्ध होती है फ्रेंड। जितने बड़े बड़े शहर है और वहां रहने वाले जो लोग हैं वो अकेलेपन के ज्यादा शिकार है, क्योंकि जब शहर बड़े बड़े होते हैं तो आपके दोस्त बिखर जाते हैं, उनमें कोई भाईचारा नहीं होता जैसा छोटे इलाकों में पाया जाता है। आप छोटी जगह किसी जाएंगे, देखेंगे किसी गांव या कस्बे में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है, उसका कोई दुख है, कोई भी उसके साथ परेशानी है तो वह आपस में अपनी परेशानी दुख को बांट लेते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में ऐसा होता है कि आप अपना पड़ोसी को भी नहीं जानते, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है यही नहीं पता होता। बट वी मे गो फर्दर एंड अफर्म मोस्ट ट्रूली दैट इट इज अ mere and miserable solitude to want true friends, without which the world is but a wilderness, and even this in this sense also of solitude, whosoever in the frame of his nature and affections is unfit for friendship, he taketh it of the beast and not from humanity. और यहाँ ये कह रहे हैं बेकन फ्रेंड कि हम आगे जाकर पूरी सत्यता के साथ ये कह सकते हैं कि सच्चे मित्रों का अभाव एक निरी दयनीय एकाग्रता है, जिसके बिना ये संसार एक वीराने के समान है। और एकांत के इस अर्थ में भी जो कोई भी अपने स्वभाव और भावनाओं के कारण मित्रता के अयोग्य, वह अपने इस गुण को मानवता से नहीं बल्कि पशुता से प्राप्त करता है। A principal fruit of friendship is the ease and discharge of the fullness and swellings of the heart, which patience at all kinds do cause and induce. अब मित्रता का एक जो मुख्य फल है यानी जो लाभ है वो हृदय की उस परिपूर्णता और उमड़न को राहत देना और बाहर निकालना जिसे हर प्रकार की भावनाएं उत्पन्न और प्रेरित करती। आगे की लाइन में फ्रेंड बेकन जो है शरीर में होने वाली कई तरह की बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। We know diseases of stoppings and suffocations are the most dangerous in the body, and it is not much otherwise in the mind. You may take sarja to open the liver, steel to open the spleen, flowers of sulfur for the lungs, castoreum for the brain, but no receipt openeth the heart, but a true friend, to whom you may impart griefs, joys, fears, hopes, suspicions, counsels, and whatsoever lieth upon the heart, to oppress it in a kind of civil shrift or confession. अब देखिए बेकन ने शरीर में होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे अवरोध, स्टॉपिंग्स होती हैं, सफोकेशंस होते हैं, घुटन होती है, और ये इस तरह की बीमारियां जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मन के मामले में भी ये बहुत अलग नहीं है। अब आप लिवर को खोलने के लिए सारजा ले सकते हैं, स्प्लीन के लिए स्टील होता है जिससे खोला जा सकता है स्प्लीन को, है ना। लंग्स के लिए फ्लावर्स ऑफ सल्फर, इनसे हम
फेफड़ों को खोल सकते हैं, और ब्रेन के लिए हम कैस्टोरियम यानी कस्तूरी ले सकते हैं, जिससे इनको खोला जा सकता है। लेकिन एक सच्चे मित्र के अलावा कोई भी और नुस्खा नहीं है जो हृदय को खोल सकता है। यानी आपके हृदय में, आपके मन में अगर कोई परेशानी है, दुख है, तो एक सच्चे दोस्त से ही आप उसे बांट सकते हैं। एक सच्चे दोस्त से आप अपना डर, अपनी आशा, निराशा, संदेह यानी सलाह ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये एक सच्चा दोस्त ही होता है जो आपके हृदय पर कोई बोझ है, तो उसको बोझ को आप बांट सकते हैं अपने सच्चे दोस्त से। इट इज ए स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व हाउ हाई अ रेट great kings and monarchs do set upon this fruit of friendship, whereof we speak, so great as they purchase it, many times at the hazard of their own safety and greatness. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये देखना एक अजीब बात है कि जो महान राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उन्होंने इस मित्रता के लाभ को कितना अधिक मूल्य दिया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इतना अधिक कि वे इसे कई बार अपनी सुरक्षा और महानता को दांव पर लगाकर भी हासिल करते हैं। जितने भी महान राजा, सम्राट है ना ये हुए, इनका भी कोई ना कोई एक ऐसा मित्र रहा है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और उसकी मित्रता को पाने के लिए उन्होंने जो है कई बार अपनी सुरक्षा और महानता को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि बिना मित्र के कोई नहीं रह सकता दुनिया में, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, सम्राट हो, उन सबका कोई ना कोई एक दोस्त होता था। फॉर प्रिंसेस इन रिगार्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉर्च्यून फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट्स कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट एक्सेप्ट टू मेक देमसेल्व्स कैपेबल देयर ऑफ। They raise some persons to be as it were companion and almost equal to themselves, which many times shortens to inconvenience. अब यहाँ इन लाइनों में फ्रेंड बेकन कह रहे हैं कि जो राजा है और राजकुमार है, इनके भाग्य की स्थिति उनकी प्रजा और सेवकों के भाग्य के बीच बहुत अधिक दूरी होती है। इसलिए वे जो फल है, ये जो सच्ची मित्रता है, इसे वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वे स्वयं अगर इसकी योग्य बनने के लिए व्यक्तियों को ऊपर ना उठाएं, ताकि वे उनके साथी और लगभग उनके समान बन सके, जो कई बार असुविधाजनक परिणाम भी देता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये फ्रेंड कि यदि कोई राजा है, कोई प्रिंस है, राजकुमार है, तो वो जिस व्यक्ति से दोस्ती करना चाहता है, उस व्यक्ति को अगर वो अपने स्तर तक नहीं लाता है, यानी कि वो दोस्ती जो है समान स्तर पर हो सकती, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनके स्तर को ऊपर उठाना पड़ता है, और इस वजह से ये जो है कई बार इनकन्वीनियंस जो है असुविधाजनक परिणाम भी होते हैं इस चीज के। द मॉडर्न लैंग्वेजेस गिव अनटू सच पर्सन्स द नेम ऑफ फेवराइट्स और प्राइवेडोज as if it were matter of grace or conversation, but the Roman name attained the true use and cause thereof, naming them participes quararum, for it is that which teeth the knot. अब यहाँ बेकन फ्रेंड करें कि आधुनिक भाषाएं जो है ऐसे व्यक्तियों को फेवराइट या प्राइवेडोज यानी प्राइवेट मित्र का नाम देती, जैसे कि यह केवल कृपा या बातचीत का मामला हो, लेकिन रोमन नाम इसके वास्तविक उपयोग और कारण तक पहुंचता है, क्योंकि पार्टिसिप्स क्वेरम कह करके ये जो बात कही गई, जो मित्रता की गांठ को बांधती है, ये ऐसी चीज है जो मित्रता की गांठ को बांध देती है। अब यहाँ पे बेकन जो फ्रेंड राजा और उनके करीबी मित्रों के संबंध जो है उनके बारे में समझा रहे हैं कि राजा का कोई व्यक्ति फेवराइट है ना, इस तरह की जो बात कही जाती है कि फेवराइट है, तो ये रिश्ता जो है केवल राजा की पसंद या मनोरंजन के लिए, ये मित्रता को नहीं दर्शाता। पार्टिसाइप्स क्वारम जो है ये लैटिन वाक्यांश है और इसका अर्थ होता है चिंताओं में भागीदार।
तो रोमन लोग ये मानते थे फ्रेंड कि रिश्तों की अहमियत क्या होती, और एक सम्राट किसी को अपना मित्र बनाता है तो वो केवल इसलिए नहीं बनाता कि उससे मनोरंजन होगा, बल्कि वो अपना जो चिंता है, जो बोझ है अपने मन का, उन्हें वो साझा कर सके अपने मित्र के साथ, इसलिए मित्र बनाता है। फ्रेंड, मित्रता की गांठ, टीथ द नॉट, इसके बारे में बेकन का तर्क है। जो चीज मित्रता को अटूट बनाती है वो ये है कि जब हम दुख में है, परेशानी में है, चिंताएं हमारे साथ, तो उन्हें हम साझा कर सके अपने मित्र के साथ। ये जो चीज है ये मित्रता की गांठ बनाती है, यानी कि मित्रता को अटूट बनाती है। दो लोग एक दूसरे की चिंताओं में भागीदार बनते हैं, तभी उनके बीच का बंधन मजबूत होता है। And we see plainly that this hath been done not by weak and passionate princes only, but by the wisest and most politic that ever reigned, who have oftentimes joined to themselves some of their servants, whom both themselves have called friends, and allowed other likewise to call them in the same manner, using the word which is received between private men. अब इन लाइनों का अर्थ देखें फ्रेंड, तो स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि ऐसा न केवल कमजोर और भावुक राजकुमारों द्वारा किया गया, बल्कि उन सबसे बुद्धिमान और नीतिगत राजाओं के द्वारा भी किया गया है, जिन्होंने कभी शासन किया, जिन्होंने अक्सर अपने कुछ सेवकों को अपने साथ जोड़ लिया, जिन्हें उन्होंने स्वयं भी मित्र कहा और दूसरों को भी उन्हें इसी नाम से पुकारने की अनुमति दी, उसी शब्द मित्र का उपयोग करते हुए जो निजी व्यक्तियों के बीच प्रचलित है। तो यहाँ बेकन ये कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि कोई भावुक राजकुमार है या कमजोर व्यक्ति है वो ही मित्र बनाता है। दुनिया के जो सबसे बुद्धिमान और नीतिगत राजा है वो भी कुछ लोगों को अपना मित्र बनाते हैं। वो स्वयं भी उन्हें मित्र पुकारते हैं और दूसरों को भी मित्र जो है मित्र के नाम से पुकारने की अनुमति देते हैं। एल सुल्ला व्हेन ही कमांडेड रोम रेज्ड पोम्पी after surnamed the Great, to that height that Pompey wanted himself for Sulla's overmatch. For when he had carried the consulship for a friend of his against the pursuit of Sulla, and that Sulla did a little resent threaten and began to speak, great Pompey turned down him again, and in effect bade him be quiet, for that more men adored the sun rising than the sun setting. फ्रेंड, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रीक लोगों के नाम है, रोम के लोगों के नाम है, जिनकी कहानियों के का जिक्र कहीं ना कहीं, जिनके नामों का जिक्र आया है इसमें। और इसी वजह से, क्योंकि हमने उन नामों को पहले नहीं सुना है, तो हमें ये जो है काफी कठिन लगता है ये ऐसे। फ्रेंड, एल सुल्ला ने जब रोम का वो शासक था, तो पोम्पी करके एक व्यक्ति था जिसे बाद में द ग्रेट की उपाधि मिली। उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि पोम्पी जो है वो स्वयं को सुल्ला से भी श्रेष्ठ समझने लगा। जब पोम्पी ने सुल्ला की इच्छा के विरुद्ध अपने एक मित्र को काउंसिलशिप का पद दिलवा दिया, तो सुल्ला ने इस पर थोड़ी नाराजगी जताई और गर्व से बातें करने लगा। तब पोम्पी ने उसे चुप रहने को कहा और प्रभावी ढंग से यह जवाब दिया कि डूबते हुए सूरज की तुलना में उगते हुए सूरज की पूजा करने वाले लोग अधिक होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड बेकन जो है एक ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से मित्रता और सत्ता के जटिल संबंधों को समझा रहे हैं। और सुल्ला और पोम्पी जो है, इनका रिश्ता जो है, सुल्ला एक शक्तिशाली रोमन तानाशाह था जिसने पोम्पी को बहुत सम्मान और शक्ति दी। यह मित्रता के फल का एक उदाहरण है, जहां एक शासक ने किसी को अपने बराबर ऊंचाई तक लेकर के आया था। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज जो है, ये उदाहरण इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। यहाँ उगता हुआ सूरज पोम्पी जो सत्ता में उभर रहा था, और डूबता हुआ सूरज जो है वो सुल्ला है जो अब बूढ़ा हो रहा था और जिसकी सत्ता अब कम होती जा रही थी। पोम्पी का कहना था कि लोग अब उसके पीछे चलेंगे, ना कि सुल्ला के। अब यहाँ फ्रेंड फ्रांसिस बेकन जो है मित्रता के जोखिम को भी दर्शा रहे हैं।
वो ये दिखा रहे हैं कि जब कोई शासक किसी मित्र को ज्यादा महत्व दे देता है, ज्यादा शक्ति दे देता है, तो कभी कभी वो मित्र जो है खुद को शासक से भी बड़ा समझने लगता है, जो ओवर मैच वर्ड यूज किया है। या उस इनकन्वीनियंस, असुविधा का उदाहरण है जिसका उल्लेख बेकन ने पिछले अंश में किया था। यहाँ फ्रेंड सत्ता के क्रूर सच को भी दिखाया गया। सत्ता की जो राजनीति होती है उसकी वास्तविकता ये होती है कि दुनिया जो है हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, चाहे उसका जो पिछला शासक हो उससे उन्होंने कितना ही लाभ क्यों न लिया हो। अब इन पूरी लाइंस का निष्कर्ष ये है कि बेकन ये बता रहे हैं कि शक्तिशाली लोग जो है वो मित्रता की कितनी गहरी प्यास रखते हैं, भले ही इसका परिणाम उन्हें स्वयं के प्रभुत्व के लिए जोखिम भराई क्यों ना हो। यानी कि उनका मित्र जो है कई बार उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनकी सत्ता के लिए खतरा भी बन जाता है। With Julius Caesar, Decimus Brutus had obtained that interest as he set him down in his testament for heir and remainder after his nephew, and this was the man that had power with him to draw him forth to his death. अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, वो जूलियस सीजर के साथ डेसिमस ब्रूटस ने इतना अधिक प्रभाव प्राप्त कर लिया कि सीजर ने उसे अपनी वसीयत, अपनी जो टेस्टामेंट थी उसमें अपने भतीजे के बाद दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में रखा था। और यही वो व्यक्ति था जिसके पास सीजर पर इतना प्रभाव था कि वो उसे खींचकर उसकी मृत्यु के स्थान तक ले गया। अब बेकन यहाँ फ्रेंड मित्रता के उस खतरनाक पहलू को दिखा रहे हैं जहां अत्यधिक विश्वास आगे जाकर विश्वासघात का कारण बनता है। जूलियस सीजर जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, वो डेसिमस ब्रूटस पर अटूट विश्वास करता था। उसने ना केवल उसे अपना मित्र माना बल्कि उसे अपने कानूनी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। अब यहाँ बेकन ये बता रहे हैं कि फ्रेंड कि राजा अपने मित्र को जो है अपनी ऊंचाई तक लेकर के आता है, तभी मित्रता हासिल होती है। और इतिहास ये बताता है फ्रेंड कि जो हत्या वाले दिन क्या होता है, सीजर जो अपने पत्नी के बुरे सपनों के कारण सीनेट में जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन डेसिमस ब्रूटस जो हत्या की साजिश का हिस्सा था, उसने अपनी मित्रता का उपयोग करके सीजर को राजी कर लिया और घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया उसको। तो मित्रता का जो विश्वासघात होता है, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना, सीजर की मृत्यु जो है इसलिए संभव हो पाई क्योंकि उसने मित्र के प्रभाव में आकर के जो एक्शन किया। जिस व्यक्ति को सीजर ने जो है अपना रक्षक और उत्तराधिकारी माना, वही उसे मौत के जाल तक लेकर के गए। For when Caesar would have discharged the Senate in regard of some ill presages and especially a dream of Calpurnia, this man lifted him gently by the arm of his chair, telling him he hoped he would not miss the Senate till his wife had dreamed a better dream, and it seemeth his favor was so great, as Antonius, in a letter which is recited verbatim in one of Cicero's Philippics, calleth him Venefica, which, as if he had enchanted Caesar. क्योंकि जब सीजर के कुछ बुरे शकुनों, इल प्रेसेजेस, और विशेष रूप से अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी थी सीजर की, कैलुपर्निया, कि एक सपने के कारण सीनेट को विसर्जित करने वाले थे, तो अब डेसिमस ब्रूटस ने उन्हें धीरे से हाथ पकड़कर उनकी कुर्सी से उठाया और उनसे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे तब तक सीनेट को बर्खास्त नहीं करेंगे जब तक कि उनकी पत्नी कोई अच्छा सपना नहीं देख लेती। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रूटस का प्रभाव इतना ज्यादा था कि एंटोनियस ने अपने एक पत्र में, जिसे सिसरो के फिलिपिक्स में शब्दशः उद्धृत किया है, उसे वेनेफिका यानी जादूगरनी कहा, मानो उसने सीजर पे कोई जादू ही कर दिया हो। अब यहाँ फ्रेंड बेकन जो है जूलियस सीजर की जो हत्या हुई थी उसके पहले के दृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि मित्रता की शक्ति और उसके खतरनाक प्रभावों को दिखाया जा सके। पहला देखिए क्या बताया गया कि निर्णय को बदलना। सीजर अपनी पत्नी के डरावने सपने और बुरे संकेतों के कारण उस दिन सीनेट नहीं जाना चाहते थे,
लेकिन डेसिमस ब्रूटस ने अपनी मित्रता और घनिष्ठता का लाभ उठाकर सीजर का मजाक उड़ाया और उन्हें मजबूर कर दिया सीनेट जाने के लिए। अब ये दिखाता है कि एक सच्चा मित्र जो है किस तरह से आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। एंटोनियस या मार्क एंटनी जो है, इन्होंने ब्रूटस के लिए डायन या जादूगरनी जैसे शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रूटस वास्तव में जादू जानता था, बल्कि ये संकेत है कि सीजर पर उसका प्रभाव इतना गहरा और अस्वाभाविक था कि वो सीजर से कुछ भी करवा सकता था। Augustus raised Agrippa, though of mean birth, to that height, as when he consulted with Maecenas about the marriage of his daughter Julia. Maecenas took the liberty to tell him that he must either marry his daughter to Agrippa or take away his life. There was no third way. He had made him so great. अब यहाँ पर एक और कहानी के बारे में बता रहे हैं। अगस्टस ने एग्रिपा को, यद्यपि वो एक साधारण कुल में जन्मा था, उस ऊंचाई तक पहुंचाया जब अगस्टस ने मैसेनास से अपनी पुत्री जूलिया के विवाह के बारे में सलाह ली। तो मैसेनास ने खुलकर यह बताने का साहस किया कि उन्हें या तो अपनी पुत्री का विवाह एग्रिपा से कर देना चाहिए या फिर उसे मार देना चाहिए, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और इसी वजह से अगस्टस ने उसे इतना महान बना दिया। With Tiberius Caesar, Sejanus had ascended to that height, as they two were termed and reckoned as a pair of friends. Tiberius in a letter to him saith, Haec pro amicitia nostra non occultavi. ये लैटिन फ्रेज है फ्रेंड, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में आपको तकलीफ भी हो रही है, तो इनको थोड़ा सा देखना जरूर पड़ेगा। And the whole senate dedicated an altar to friendship as to a goddess in respect of the great dearness of friendship between them two. अब यहाँ एक और करेक्टर, एक और कहानी आ रही है। टिबेरियस सीजर के साथ सेजानस उस ऊंचाई तक पहुंच गया था कि उन दोनों मित्रों की एक जोड़ी है ना, एक पेयर ऑफ फ्रेंड्स के रूप में पुकारा और माना जाता था। टिबेरियस ने उसे लिखे एक पत्र में कहा था कि हैक प्रो अमिकेटिया नोस्ट्रा नॉन ऑकुल्टावी, यानी हमारी मित्रता के नाते मैंने तुमसे ये बातें नहीं छुपाई। और पूरी सीनेट ने मित्रता की देवी को एक वेदी के समर्पित की, जो उन दोनों के बीच एक प्रगाढ़ मित्रता के सम्मान में थी। द लाइक और मोर वाज बिटवीन सेप्टिमियस सेवरस एंड प्लोटियनस, for he forced his eldest son to marry the daughter of Plotianus, and would often maintain Plotianus in doing affronts to his son, and did write also in a letter to the Senate by these words, I love the man so well as I wish he may overlive me.